हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्यज्ञान स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? सॉरी, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम थी। सो फ्रेंड्स, आज हमारा मॉक टेस्ट, थर्ड मॉक टेस्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और मैं 5 क्वेश्चंस आपके लिए लाई हूँ। आज हम अपने 5 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, असममित सूचनाओं के साथ बाजारों के विश्लेषण हेतु निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? सो फ्रेंड्स, असममित सूचना का मतलब जो हमारा असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, यहाँ दो लोग होते हैं जिन्हें एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। यानी हम कहें कि जो विक्रेता होते हैं उन्हें वस्तु एवं सेवाओं के बारे में क्रेताओं से ज़्यादा जानकारी होती है। सो इसी को लेकर एक नींबू के बाजार नियम के बारे में जॉर्ज ए ऑकरलॉफ ने बताया था, और इसी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, सो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो है थर्ड सही होगा, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑप्शन में रिचर्ड थेलर है, हमारा सेकेंड ऑप्शन है पॉल क्रूगमैन, एंड थर्ड हमारा ऑप्शन है जॉर्ज ए ऑकरलॉफ, एंड फोर्थ ऑप्शन है रॉबर्ट एंड ए मुंडेल। सो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है सी, जॉर्ज ए ऑकरलॉफ। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से गुजरते हुए रैखिक आपूर्ति वक्र की कीमत लोच क्या होगी? यानी फ्रेंड्स, जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो यहाँ पे पूछी गई है। सो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले आप सभी के लिए यहाँ पे ग्राफ रखा हुआ है कि ग्राफ आप एक बार देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो पहले हम ग्राफ देखते हैं। हमारा फर्स्ट जो है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइस दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी दी हुई है। ओके, सो एंड ये S1 जो है वो हमारा सप्लाई कर्व है। ओके, सो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो चेंज हो रही है, प्राइस बढ़ती जा रही है। ओके, बट सप्लाई की क्वांटिटी क्या है? सेम ही है, वो ना बढ़ रही है ना घट रही है। इसका मतलब क्या है कि सब प्राइस में होने वाले चेंजेस का, यानी जो कीमत में परिवर्तन हो रहा है उसका पूर्ति की मात्रा पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो जीरो होगी, यानी पूर्ति की कीमत लोच शून्य होगी। ओके, एंड सेकेंड हमारा है, यहाँ वाई एक्सिस पे पी यानी प्राइस दिया हुआ है, एंड एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी दी हुई है सप्लाई की। और फ्रेंड्स, हम सप्लाई की जो इलास्टिसिटी होती है उसका फार्मूला होता है मेजर करने का कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, यानी पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ओके, सो यहाँ हम देखते हैं कि P हमारा कीमत है, पहले से जो कीमत दी हुई है इस पे पूर्ति की मात्रा कितनी है? Q है। ओके, यदि P बढ़ाकर P1 कर दिया जाए, P पहले P था, अभी उसे बढ़ा के P1 कर दिया जाए, तो P पर हमारी क्वांटिटी कितनी थी? Q थी, और कीमत जब P1 हो गई तो क्वांटिटी क्या हो गई? Q1 हो गई। ओके, और आप यहाँ पे देख रहे हो कि कीमत में जितना परिवर्तन हुआ है, ओके, कीमत में जितना परिवर्तन हुआ है उतना ही यहाँ पूर्ति की मात्रा में भी हो रहा है, यानी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल टू 1, यानी पूर्ति की मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर है, यानी परसेंटेज ऑफ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ डेल्टा पी। ओके, एंड यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, सप्लाई कर्व जो हमारा फर्स्ट में था वो एक्स एक्सेस से होके जा रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा जो
सप्लाई कर्व है वो मेन पॉइंट जो हमारा मूल बिंदु है इससे होकर जा रहा है। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि मूल बिंदु से गुजरता हुआ रैखिक आपूर्ति वक्र। सो आप समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ओके, ये हमारा सेकेंड ग्राफ था। हम सारे ग्राफ देखते हैं फिर आप खुद आंसर दोगे। एंड हमारा थर्ड ग्राफ है कि प्राइस जो है कांस्टेंट है एंड सप्लाई की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है, यानी प्राइस में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो रहा, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा प्राइस में, बट हमारी जो सप्लाई क्वांटिटी है वो बढ़ती चली जा रही है, सप्लाई हमारी बढ़ती जा रही है। ओके, इसका मतलब क्या है कि प्राइस में बिल्कुल भी कोई परिवर्तन किए सप्लाई बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पे इनफाइनाइट होगी, यानी कि पूर्ति की कीमत लोच अनंत है। ओके, और यहाँ पे सप्लाई कर्व हमारा क्या है वाई एक्सिस पे, ओके, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सो हमारा फोर्थ ग्राफ जो है यहाँ पे देखिए पहले पी प्राइस दी हुई थी एंड इस प्राइस पे क्वांटिटी जो थी क्यू थी। ओके, जब प्राइस बढ़ के P1 हो गई तो क्वांटिटी क्या हुई बढ़ के Q1 हो गई। बट आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्राइस कितनी बड़ी है और क्वांटिटी कितनी है। ओके, आपको ग्राफ में साफ पता चल रहा होगा कि प्राइस जिस हिसाब से बढ़ाई गई है क्वांटिटी उतनी मात्रा में नहीं बढ़ी है, वो कम है। इसका मतलब कि प्राइस में ज़्यादा परिवर्तन होने से, यानी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन अधिक होने पर यदि पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कम होता है तो सप्लाई कर्व जो है वो इकाई से कम होगा, यानी डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इज लेस देन 1, यानी मात्रा में पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कम है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से। यानी आपको चारों ग्राफ देखने के बाद समझ आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है मूल बिंदु से गुजरते हुए रैखिक आपूर्ति वक्र की कीमत लोच क्या होगी। सो आप आसानी से बता सकते हो कि इसका राइट आंसर हमारा बी होगा। ओके, क्योंकि आप देख रहे हो ना सप्लाई कर्व जो है ये सभी ग्राफ बने हुए हैं, इसमें सप्लाई कर्व मूल बिंदु से किस ग्राफ में जा रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो हमारा सेकेंड ग्राफ है ये ऐसा है जहाँ पे सप्लाई कर्व हमारा मूल बिंदु से होकर जा रहा है, मूल बिंदु से होते हुए। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके फ्रेंड्स, सो हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट है। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना थर्ड। किसी फर्म की औसत स्थिर लागत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी हमारे जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, ओके, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को लेकर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में ये जो स्टेटमेंट दी गई हैं उसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ओके, सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की जो ढाल होती है यानी स्लोप है क्या वो हमेशा ऋणात्मक होती है यानी नेगेटिव होती है। सो फ्रेंड्स मैंने आप सभी को सारे क्वेश्चंस समझने में आसानी हो इसके लिए उनके ग्राफ भी साथ में दे रखे हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन ही है, ग्राफ मैंने अलग से यहाँ पे लगाया है, ठीक है, कि आपको देख के वो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ग्राफ देखो, यहाँ एक्स एक्सिस पे जो आउटपुट दिया हुआ है यूनिट्स में एंड वाई एक्सिस पे हमारा AFC दिया हुआ है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, सो फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ये AFC है, ओके, ये AFC जो बना हुआ है हमारा ये क्या है घट ही तो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है AFC वहाँ से लगातार घटता ही तो जा रहा है। सो हमारा ये जो फर्स्ट ऑप्शन है कि इसका ढाल सदैव ऋणात्मक होता है ये क्या है सही है। ओके, सेकेंड ऑप्शन है इसका ढाल सदैव इकाई से अधिक होता है। सो आप फ्रेंड्स देख रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, इसका ढाल सदैव इकाई के बराबर होता है, थर्ड ऑप्शन। एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा है कि उत्पादन के संबंध में AFC की लोच इकाई के बराबर होती है। इसका क्या मतलब है, अब देख रहे हो यहाँ पे कि आउटपुट नीचे एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है
जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जा रहा है, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, वैसे ही आपकी एएफसी जो है वो भी चलती जा रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उत्पादन के साथ साथ एएफसी भी बढ़ती जाती है। ओके, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन, जैसे जैसे हमारा आउटपुट जो है वो बढ़ता जाता है, वैसे ही हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ती है। यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का उत्पादन से संबंध जो है वो उसके लिए लोच इकाई के बराबर होती है। ठीक है, यानी उत्पादन के लिए एएफसी की लोच इकाई के बराबर होती है। सो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे 1 और 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था कि फर्स्ट सही है या फिर थर्ड सही है या सेकेंड एंड थर्ड सही है या फिर फर्स्ट एंड फोर्थ। सो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो है फर्स्ट एंड फोर्थ ये करेक्ट होगा। ओके, सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है। हम देखते हैं कि प्रसामान्य लाभ के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। प्रसामान्य लाभ का मतलब यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट से है। कोई भी मार्केट हो फ्रेंड्स, परफेक्ट हो, इम्परफेक्ट हो, मोनोपोली हो, ओलिगोपोली हो, हर मार्केट में 3 कंडीशन होती हैं: नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, 3 कंडीशन हो सकती हैं। और जितने भी फर्में हैं वो सब जो हमारा अल्पकाल यानी शॉर्ट रन में कोई भी फर्म हो, यानी कोई भी मार्केट हो, किसी भी मार्केट की फर्म हो, वो शॉर्ट रन में यानी अल्पकाल में ये तीनों कंडीशन में आ सकती है। ठीक है, उन्हें नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल भी, और लॉस भी हो सकता है। बट लॉन्ग रन में सारी फर्म्स एक जैसे रिएक्ट नहीं करती हैं। हाँ, जितनी भी हमारी मार्केट हैं वो एक तरह से नहीं होती हैं। सो हम यहाँ पे स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि क्या सही होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यह केवल दीर्घ अवधि में अर्जित किया जाता है। यानी क्या जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही होता है, या फिर सेकेंड ऑप्शन कि यह केवल अल्प अवधि में अर्जित किया जाता है, या फिर ये सिर्फ शॉर्ट रन में होता है। ओके, या थर्ड ऑप्शन हमारा है कि यह दीर्घ अवधि और अल्प अवधि दोनों में अर्जित किया जाता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कि यह केवल पूर्ण प्रतियोगिता में अर्जित होता है। सो फ्रेंड्स, मैंने बताया अभी कि ये जो तीनों कंडीशन है वो सारी मार्केट जो शॉर्ट रन में इस कंडीशन में होती हैं। यानी पूर्ण प्रतियोगिता हो या अपूर्ण प्रतियोगिता हो या एकाधिकार हो, सब में कोई भी फर्म अल्पकाल में इन तीनों कंडीशन से होती हैं, होके गुजरती हैं। बट जो हमारा लॉन्ग रन होता है, दीर्घकाल जब होता है, तो उसमें पूर्ण प्रतियोगिता जो है वो तो सामान्य लाभ लेती है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगी जो फर्में होती हैं वो अल्पकाल में सामान्य लाभ अर्जित करती हैं, लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिताएं जो हैं, एकाधिकारी प्रतियोगी जो फर्में हैं वो दीर्घकाल में असामान्य लाभ लेती हैं, यानी उनका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ऐसा क्यों है? मोनोपोली उनकी है ही, ना तो उस मार्केट में कोई और आ सकता है ना जा सकता है, कोई चाहे भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि मोनोपोली तो आपको पता ही है, आपने सारी मार्केट के बारे में पढ़ा होगा कि मोनोपोली में सब कुछ उसका ही होता है जो फर्म का मालिक है। ठीक है, जो इंडस्ट्री की होती है सारा कुछ उसी का है, उसी की चलने वाली है। सो वहाँ पे कोई अपना तो कुछ, कोई फर्म बाहर से आके कुछ कर नहीं सकती है। सो उसका तो कम्प्लीटली ये है ही कि उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होना ही है लॉन्ग रन में। ओके, सो यहाँ पे क्या समझ में आता है हमें कि हमारा थर्ड ऑप्शन कि नॉर्मल प्रॉफिट यानी सामान्य लाभ दीर्घ अवधि और अल्प अवधि दोनों में अर्जित किया जाता है। क्यों? क्योंकि अल्पकाल में सभी फर्में यानी हर मार्केट की फर्म इन तीनों कंडीशन से होकर गुजरती है, और दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्में सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं
और एकाधिकारी फर्म में असामान्य लाभ प्राप्त करते हैं, यानी सामान्य लाभ दोनों अवधि में हो सकता है। सो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं एक बार ग्राफ से कि सामान्य हमें पता कैसे चलता है कि फर्म लाभ में है, हानि में है या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में है, कैसे पता चलेगा। ओके, सो फ्रेंड्स ये देखिए फिगर है, हमारा ग्राफ है। यहाँ पे y एक्सिस है, x एक्सिस है। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स ये MR है एंड ये AR है। ओके, AR MR, और ये MC है हमारा, ये हमारा SAC। ओके, सो फ्रेंड्स हम सभी को पता है कि जहाँ पे MR और MC एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी MC जहाँ पे MR को नीचे से कट करते हुए जाती है, वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ओके, ये आप सबको पता है। हम पता कैसे करेंगे कि हमारी फर्म जो है वो लाभ में है या फिर हानि में है, प्रॉफिट में है या लॉस में है। सो एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू ये डिफाइन करता है कि फर्म जो है वो लाभ में जा रही है, हानि में जा रही है। यहाँ देखिए आप सभी, जो हमारा SAC यानी शॉर्ट एवरेज कॉस्ट जो है, ओके, SAC ये वाली लाइन जो हमारी है, ये शॉर्ट AC। ओके, ये क्या है, यानी हमारी औसत लागत जो है वो औसत आय, यानी ये जो है हमारा एवरेज रेवेन्यू का पॉइंट जो है इससे कम है। इसका मतलब क्या है कि औसत लागत जो हमारी लग रही है वो हमें मिलने वाली औसत आय से कम है। इसका मतलब कि हम असामान्य लाभ ले रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे AR जो है औसत आय जो है हमारी वो औसत लागत से ज़्यादा है। सेकेंड ग्राफ में हम आते हैं। यहाँ हमारा AC एंड AR ये जो पॉइंट है यहाँ पे इक्वल है, कट कर रहा है दोनों, यानी टच हो रहा है दोनों एक जगह पे। सो यहाँ हमारी औसत लागत और औसत आय बराबर है, इसलिए यहाँ फर्म सामान्य लाभ लेगी। ठीक है, और थर्ड हमारा ग्राफ जो है, यहाँ आप देखिए ये AR आपको दिख रहा है, ये AR हमारा जो है, और ये SAC शॉर्ट एवरेज कॉस्ट है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी जो औसत आय है वो औसत लागत से कम है। इसका मतलब क्या है कि हमें लॉस हो रहा है, जो हमारी लागत लग रही है उतनी हमें आय नहीं हो रही है, इनकम नहीं हो रही है। इसका मतलब कि फर्म लॉस में है। ओके फ्रेंड्स, आप सभी को समझ तो आ रहा है ना? प्लीज़ आप सब बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा 5th क्वेश्चन एंड लास्ट है। सो ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है और पैसेज भी लिखा हुआ है, इससे हमें क्वेश्चन है, सॉल्व कर रहे हैं 2-3। सो यहाँ पे क्या दिया गया है कि एकाधिकारी सीमांत लागत से अधिक मूल्य वसूलते हैं। वे सभी उपभोक्ता जो वस्तु की लागत की तुलना में वस्तु को महत्व देते हैं उसको खरीदते हैं। इसका मतलब ये सभी को पता है कि जो मोनोपोली होती है मार्केट में जिसकी, वो प्राइस खुद से डिसाइड करते हैं। ओके, अब वो चीज़ महंगी हो या सस्ती, महंगी अगर हो भी तो जिन लोगों के लिए उस चीज़ की, उस सामान की वैल्यू जो है उस लागत से, यानी वो जो पैसा चुका रहे हैं, दे रहे हैं, उससे अगर ज़्यादा है तो वो फिर भी उस चीज़ को खरीदते ही हैं, फिर वो महंगी हो या सस्ती हो। सो यहाँ पे दिया गया है कि अतः एकाधिकारी द्वारा उत्पादित और विक्रय की गई मात्रा सामाजिक रूप से कुशल स्तर से नीचे होती है। यानी जो मोनोपोली है, एकाधिकारी जो होते हैं, वो जो चीज़ें उत्पादित करते हैं और जो बेचते हैं, वो जो सामाजिक रूप से कुशल स्तर है, यानी जो उत्पादन का कुशलतम स्तर होता है, जहाँ पे सभी को, जो भी हमारा समाज है, जो भी लोग हैं, कंज्यूमर है, उसको थोड़ा सा फ़ायदा मिलना चाहिए, वहाँ पे ये उससे कम होता है, उससे नीचे ही रहता है। ठीक है, मांग वक्र और सीमांत लागत वक्र के बीच त्रिकोण क्षेत्र को डेट वेट लॉस का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे जो ये हमारा
डिमांड कर्व है और ये हमारा एम आर है। ओके, सो डिमांड कर्व और एम आर के बीच ये जो हमारा त्रिभुज का एरिया है बी ए सी, ये जो है ये हमारा एरिया जो है ये है डेड वेट लॉस। ओके, ये इसमें बताया गया है। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्पादन का सामाजिक रूप से कुशल स्तर कौन सा है। सामाजिक रूप से कुशल स्तर कौन सा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे संतुलन बिंदु कौन सा हो सकता है जो समाज के लिए भी जहाँ पे उत्पादन कुशलतम हो। ठीक है, तो ये हम सभी को पता है कि एम आर एम सी जहाँ बराबर होता है वही संतुलन बिंदु होता है। यानी ये जो एम आर और एम सी यहाँ ये पॉइंट है ये हमारा संतुलन बिंदु है। और फ्रेंड्स एम आर ये जो हमारा मांग वक्र है, मोनोपोली के लिए मांग वक्र ही डिमांड कर्व ये जो है हमारा वही एवरेज रिवेन्यू भी होता है। मांग वक्र ही एवरेज रिवेन्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मांग वक्र एम सी के बराबर है और एम आर एम सी के बराबर है। यानी यहाँ पे एम आर एम सी और मांग वक्र ये सारे पॉइंट्स जहाँ बराबर हैं वही कुशलतम स्तर होगा। इसका मतलब कि इसमें हमारा ऑप्शन ए है OX1, ऑप्शन बी OX2 एंड ऑप्शन सी है AX1 एंड ऑप्शन डी है CX2। बट हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन बी है OX2 ये जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे हमारा MC MR के बराबर है और ये MR MC के बराबर है। इसका मतलब ये पॉइंट सारे जो हैं वो इक्वल है और यही वो कुशलतम स्तर है जहाँ पे उत्पादन करना सही होगा। ओके, सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है कि किस क्षेत्र को डेट वेट लॉस का, कौन सा क्षेत्र जो है डेट वेट लॉस का प्रतिनिधित्व करता है। ये फ्रेंड्स आपने देख ही लिया, ये तो नॉर्मल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो इसमें बता रखा है कि डेट वेट लॉस जो है हमारा ये BAC का एरिया जो है ये डेट वेट लॉस दिखा रहा है। सो हमारा इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 जो है एकाधिकारी के अंतर्गत क्या मूल्य वसूल किया जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एकाधिकारी सीमांत लागत से अधिक मूल्य वसूलते हैं और ग्राफ में सीमांत लागत हमारी कहाँ है MC। ओके, यानी यहाँ पे कीमत क्या है G है और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एकाधिकारी के अंतर्गत क्या मूल्य वसूल किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एकाधिकारी सीमांत लागत से अधिक मूल्य वसूलते हैं। इसका मतलब कि हम यहाँ पे जो कीमत होगी वो G से ज़्यादा होगी, यानी OE, ये जो E पॉइंट है यहाँ पे वसूला जाएगा। और हमारे ऑप्शन में भी दिया हुआ है OE। A हमारा ऑप्शन है OF, B है X2C एंड ऑप्शन C OE है एंड ऑप्शन D हमारा OG है। और हमें ग्राफ देखकर और ये पैरा देखकर पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या सही है। सो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है कि यहाँ पे प्राइस OE रखी जाएगी यही करेक्ट होगा, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि ये सीमांत लागत से अधिक है और एकाधिकारी सीमांत लागत से अधिक मूल्य ही वसूलते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को जो मैंने बताया वो समझ आया हो, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो या आपको लगे कि कुछ गलत है या सही है सो प्लीज़ आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप सभी बहुत सपोर्ट कर रहे हो मुझे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।